हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे इसके क्लासेस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। देखिए, आज हम एक नया टॉपिक के साथ आए हुए हैं। नया टॉपिक क्या है? बायोलॉजी का है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो क्या है, ध्यान समझिएगा कि श्वसन जो है, हम लोग सिंपल भाषा में समझेंगे कि श्वसन तंत्र होता क्या है। तो हवा शरीर के अंदर प्रवेश कराना और उसको बाहर निकालना, वही मेरा क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो सिंपल वर्ड में आप समझ गए हैं कि श्वसन मतलब हवा को अंदर ले जाना और अंदर से बाहर निकालना, वही मेरा क्या कहलाएगा? श्वसन कहलाएगा। लेकिन हम लोग को यहाँ समझना जरूरी है कि श्वसन हम लोग का उसी में कंप्लीट नहीं होता है। कंप्लीट कब होता है? जब शरीर के अंदर ऑक्सीजन प्रवेश करे। जब तक शरीर में ऑक्सीजन प्रवेश नहीं करेगा तब तक वहां पर श्वसन कंप्लीट नहीं होता है। तो श्वसन को कंप्लीट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए जो इसको हम लोग कहते हैं, उसको कहते हैं ऑक्सीकरण की क्रिया। किस प्रक्रिया कहते हैं उसे? ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। आप ध्यान समझिएगा, जब हम लोग का शरीर में ऑक्सीजन जैसे ही प्रवेश करता है तो शरीर क्या होता है? शरीर में क्या होता है कि पूरा शरीर तक ऑक्सीजन चला जाता है। तो ले जाने का जो काम करता है कौन करता है? ब्लड करता है। अब ध्यान से, केवल ऊर्जा ही प्राप्त नहीं होती, उसके साथ साथ उष्मा भी प्राप्त होता है। उष्मा मतलब हीट। जैसे जितना देर तक अब ब्लड चलेगा पूरा शरीर में, जितना देर तक ब्लड चलेगा उतना देर तक आपका शरीर जो है गर्म रहेगा। जैसे ब्लड चलना बंद हो जाएगा आपका शरीर ठंडा पड़ जाएगा। और जिस दिन ठंडा पड़ा, आप समझ जाइए कि हम इस धरती में और मौजूद नहीं है। ध्यान रहे कि इस अधिकतर ये सब देखने को जो है किस पे मिलता है? तो बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्तियों पे ये सब देखने को अधिकतर मिलता है। क्योंकि देखिए, इससे भी मिलता है पर अधिकतर बूढ़ा बुजुर्ग को मिलता है। इसीलिए घर जैसे बीमार होते हैं ना, तो सबसे पहले उन लोग को जो होता है, गर्म तेल से हाथ के तलवा और पैर के तलवा को क्या किया जाता है? उसको मालिश किया जाता है गर्म तेल से, ताकि उसका ब्लड जो है वो ठंडा ना पड़े, वो हमेशा चलता रहे। तो ध्यान रहे कि ब्लड जितना देर तक चलेगा उतना देर तक आप क्या रहिएगा? जीवित रहिएगा। मतलब आपका शरीर हिट रहेगा। और जैसे ही ब्लड चलना बंद हो जाएगा आपका शरीर ठंडा पड़ जाएगा। आपको समझ में आ गया? अब ध्यान समझिए, शरीर के अंदर ब्लड तो चलेगा तो शरीर तो हीट रहेगा ही, उसके साथ साथ हमको एनर्जी भी प्राप्त होगा। इसीलिए हम लिखते हैं ऊर्जा और उष्मा प्राप्त होता है। ध्यान समझिए, जैसे ही ऑक्सीजन प्रवेश करता है, ऑक्सीजन प्रवेश करने के बाद वो क्या करता है कि ब्लड के माध्यम से हीमोग्लोबिन, ब्लड के द्वारा हीमोग्लोबिन के माध्यम से पूरा शरीर तक ले जाया जाता है। और पूरा शरीर में एक एक कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है हीमोग्लोबिन। और वहां पर आपको हम बता देंगे आगे क्या क्या होता है, किसके द्वारा हम लोग वहां पर कैसे एनर्जी प्राप्त है। बस इतना समझिए अभी कि हम लोग का पूरा शरीर तक पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है, एक एक कोशिकाओं तक। और चल गया आपको कि ऊर्जा हम लोग कैसे प्राप्त होता है और उष्मा कैसे हम लोग का शरीर बना रहता है। ठीक है, क्यों हमेशा हिट में रहते हैं। सबसे अधिक हिट जो होता है कबूतरों में होता है। ठीक है, शरीर जो लोग का सबसे अधिक हिट होता है, उनका ब्लड जो होता है सबसे अधिक हिट होता है। ध्यान समझिए, आगे देखेंगे हम लोग पढ़ेंगे कि अपचाई कहने का मतलब है हम लोग का शरीर में जो होता है। देखिए, हम लोग का शरीर जो है एक प्रकार का अपचाई क्रिया होती है। ध्यान समझिएगा, एक प्रकार कैटाबोलिक है। ध्यान समझिए, कैटाबोलिक का अर्थ जो होता है कोई भी चीज का टूटना वो कैटाबोलिक कहलाता है, और कोई भी चीज का जुड़ना वो एनाबोलिक कहलाता है। और दोनों कैटाबोलिक और एनाबोलिक को मिला देते हैं तो वो हो जाता है मेटाबोलिक। तो ध्यान समझिएगा कि कैटाबोलिक की क्रिया जो है हम लोग का शरीर में होता है, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, हवा के माध्यम से वो घुसता है वो। तो वो टूटने का जो क्रिया होता है वो अपचाई होता है, इसलिए उसको कैटाबोलिक की क्रिया भी कहा जाता है। आगे देखिए, लिखा हुआ है कि विभिन्न जीव जंतुओं में श्वसन अंग, विभिन्न जो जीव जंतु होता है उसका श्वसन अंग क्या क्या होता है। देखिए, अगर सबसे पहले बात करेंगे कि हम स्तनधारी का बात करेंगे, तो स्तनधारी में क्या होता है? स्तनधारी में कौन जो दूध देते हैं, ठीक है, ध्यान समझिए, दूध देने वाले जितने भी जीव होते हैं वो स्तनधारी कहलाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान समझिएगा, स्तनधारी का बात करेंगे हम, तो स्तनधारी में हम लोग भी आते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो होता है, हम लोग का श्वसन अंग कौन सा होता है? बहुत कोई तो बोल जाता है कि नाक है, मुंह है। ये सब वास्तव में सब कुछ नहीं है। हम लोग का जो श्वसन अंग है वो है फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा। हम लोग का स्तनधारी में जो श्वसन अंग है वो क्या है? फेफड़ा। याद रखिए, क्या है? फेफड़ा। स्तनधारियों में श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा। ना ही मुंह है ना ही नाक। हम लोग छोटा के समय बचपन में पढ़ते थे, हम लोग बोलते थे कि अरे भाई अपने सांस ले रहे कहाँ से ले रहे? बोलेंगे नाक से ले रहे। नाक से नहीं लेते, लेते कहाँ से? फेफड़ा से लेते हैं। ठीक है, नाक तो सिर्फ, नाक और मुंह तो सिर्फ हो गया उसका रास्ता, किसका? श्वसन अंग का। बस अब यहाँ पर समझिएगा कि श्वसन अंग मेरा कौन सा हो गया? तो फेफड़ा हो गया। अगर बात करेंगे हम शरीर से जितने भी रेंगने वाले जीव होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उन लोग कहाँ से जब सांस लेते हैं? तो याद रखिएगा, उन लोग का जो श्वसन अंग होता है वो होता है आपका
क्या होता है, तो बोलेगा ट्रिकिया। क्या होता है, ट्रिकिया यानी श्वास नली। याद रखिएगा क्या होता है, ट्रिकिया। ठीक है, ट्रिकिया, ट्रिकिया यानी आप समझिएगा श्वास नली। जितने भी जो रेंगने वाले चीज होते हैं, कीड़े मकोड़े जितने भी होते हैं, उन लोगों का जो श्वसन अंग होता है वो होता है ट्रिकिया। अगर बात करेंगे मेढक का, अब देखिए मेढक, मेढक से पहले थोड़ा जलीय जीव को समझिएगा कि जलीय जीव का जो होता है वो क्या होता है। तो जलीय जीव में जो श्वसन अंग होता है वो होता है आपका, सुने होंगे गिल्स, नाम सुने होंगे गिल्स, जो आप ठीक है गर्दन के पास, तो वो क्या होता है, गिल्स होता है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या लेते हैं, श्वास लेते हैं। याद रखिएगा वो क्या होता है, गिल्स। ठीक है, गिल्स होता है, इंग्लिश में हो गया गिल्स। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोलम। क्या बोलते हैं इसको, कोलम। और इसी को उर्दू में बोला जाता है आपका क्या, तो याद रखिएगा उर्दू में बोला जाता है गलफड़। क्या बोला जाता है, गलफड़। याद रखिएगा जलीय जीव में जो सांस श्वसन अंग होता है वो क्या होता है, गिल्स या फिर कोलम, और उर्दू में बोला जाता है उसी को क्या, याद रखिएगा गलफड़। अगर हम बात करेंगे मेढक का बात करेंगे, तो मेढक जो होता है कहाँ से श्वास लेते हैं, तो मेढक देखिए वो बच्चे वो पानी में भी रहते हैं, जमीन में भी रहते हैं, और क्या बोलते हैं आपका बिल में भी रहते हैं, मतलब हॉल में भी घुस जाते हैं मिट्टी के अंदर। अब ध्यान समझिए उस कंडीशन में मेढक तीन जगह आपका सांस लेते हैं, श्वसन अंग उसका तीन जगह होता है। कहाँ कहाँ होता है, सबसे पहले तीनों अंग आप समझिएगा। पहला तो समझिएगा जब मेढक छोटी रहती है टेडपोल अवस्था में, जैसे मेढक जो होती है जब छोटी रहती है टेडपोल अवस्था में रहती है, टेडपोल अवस्था में, ठीक है, टेडपोल अवस्था में जब रहती है, तो टेडपोल अवस्था में जो है उन लोग जो उनको श्वसन अंग होता है, टेडपोल मतलब मछली के आकार की रहती है उस समय पहले। और मेढक जो होता है हमेशा जो होता है वो लोग जो बच्चा देते हैं ना, वो हमेशा कहाँ देते हैं, तो पानी के अंदर ही देते हैं, ताकि वो बच्चा मरे नहीं। ठीक है, ध्यान रहे क्यों, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि अगर जमीन में देंगे तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो मछली के आकार के होते हैं और वो लोग तैरना चाहते हैं, तो इसलिए मेढक हमेशा पानी के अंदर ही अपना वंशज को आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यान समझिएगा, तो जब वो टेडपोल अवस्था में रहते हैं तो उस समय जो होता है मछली का आकार का रहता है, उस समय जो होता है उन लोग सांस कहाँ से लेते हैं, कौन से अंग से लेते हैं, तो याद रखिएगा वो लेते हैं गिल से। कहाँ से लेते हैं, गिल से यानी कोलम से। ठीक है, ठीक है, गिल से लेते हैं। अगर यही बात करेंगे जब जवान हो जाते हैं तो उन लोग दो अवस्था में रहते हैं, जवान होते हैं तो सॉरी तीन अवस्था में रहते हैं। कहाँ, पानी में भी रहते हैं, दूसरा आपका जमीन में भी रहते हैं, और तीसरा अवस्था जो होता है वो आपका जैसे बिल वगैरह वहां भी घुस जाते हैं। तो इसका तीन अवस्था में रहते हैं जब जवान हो जाते हैं। तो वो तीन अवस्था क्या क्या होता है, जमीन, पानी और कहाँ, याद रखिएगा कि आपका बिल में। ठीक है, अब ध्यान समझिए तीनों कंडीशन में तब कहाँ कहाँ सांस लेंगे, तो याद रखिएगा जब वो टेडपोल थे तब गिल्स में रहते थे, जब वो जवान होकर जब जमीन में आ जाएगा, कहाँ पर, जमीन में। देखिएगा थोड़ा हम बात कर मतलब जो बोल है उसको ध्यान समझिए, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे हो रहा है थोड़ा सा लिखने में, तो ध्यान रहे कि आपको समझ आना चाहिए। तो जमीन में जब रहते हैं तो वो फेफड़ा से रहते हैं। कहाँ से लेते हैं, फेफड़ा से लेते हैं। याद रखिएगा जब जमीन में वो चलते हैं मेढक तो कहाँ से लेते हैं, फेफड़ा से। वही यदि आपका जमीन, ठीक है, वही आपका यदि ये देखिए टेडपोल की अवस्था में गिर से, जमीन में जब वो घूमने जवान हो गए और घूमने लगे तो उसमें कहाँ से लेंगे, फेफड़ा से। और जब वो बिल में घुसेंगे, कहाँ पर, बिल में घुसेंगे, बिल में यानी आपको जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि बिल जो होता है ना, जैसे स्नेक उनेक का होता है, ठीक है, तो वहां पर जब घुस जाते हैं उन लोग मिट्टी के अंदर, जब प्रवेश करते हैं मिट्टी के अंदर, उस समय वो निष्क्रिय अवस्था में हो जाते हैं। कौन सा अवस्था में होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में हो जाते हैं। तो उन लोग जो सांस लेते हैं ना उसमें कहाँ से लेते हैं, तो याद रखिएगा त्वचा से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, त्वचा से लेते हैं। ठीक है, कहाँ से लेते हैं, त्वचा से लेते हैं, याद रखिएगा। जब वो बिल के अंदर होते हैं मेढक तो वो कहाँ से लेते हैं, तो त्वचा के, जब उस समय निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। और जब यही जवान मेढक जब वो पानी के अंदर जाएंगे तो किससे लेंगे, तो उस समय भी जो है वो किससे लेते हैं, फेफड़ा से ही लेते हैं, क्योंकि पानी के अंदर उन लोग अधिक देर तक नहीं रहता है। आप देखिएगा प्रैक्टिकल कीजिएगा कि कभी नदी, कुआं या तालाब में जाकर देखिएगा कि मेढक जब अंदर घुसते हैं तो एक ही बार में हवा लेके घुसती है, और वो जो है आपको 10 मिनट 15 मिनट या फिर अधिक से अधिक आपको लगेगा 10 मिनट, अधिक से अधिक 10 मिनट, वो देखिएगा फिर से वापस आ जाती है। तो समझिएगा कि उन लोग भी जो बड़े हो जाती है, जब जवान हो जाती है ना, तो उस समय वो कहाँ से सांस लेती है, तो हमेशा फेफड़ा से लेती है। आप उसको ध्यान में रखना है। अब ध्यान समझिए, वो तीन मेढक आपको टोटल आपको बता दिए वो कौन कौन अवस्था में कहाँ कहाँ पर किस में वो सांस लेती है। अरे देखिएगा सरीसृप जो होता है वो कहाँ से लेते हैं, ट्रिकिया यानी श्वास नली से हम लोग सांस लेते हैं। ये आपको समझ में आएगा कि विभिन्न जीवों में जो होता है अलग अलग श्वसन अंग होते हैं और यहाँ से हम लोग सांस लेते हैं। सबको समझ में आ गया श्वसन अंग के बारे में। अब यहाँ पर सबको समझना है कि श्वासोच्छ्वास क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होता है। तो ध्यान समझिएगा
अंदर लेना और बाहर छोड़ना वही ब्रीथिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रीथिंग यानी श्वासोच्छ्वास कहलाता है। श्वासोच्छ्वास, ठीक है, श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग कहलाता है। ध्यान समझिएगा, अंदर लेना और बाहर छोड़ना। जैसे हम लोग हवा अंदर लिए फिर बाहर छोड़े, यही मेरा हो गया ब्रीथिंग। अब ध्यान समझिए कि अंदर लेना को हम लोग बोलते हैं हिंदी में निःश्वासन। क्या बोलते हैं उसको? निःश्वासन। कहीं बायोलॉजी में थोड़ा बोलेगा कि अंदर लेना बाहर निकालना, ये नहीं बोलता है। बस आपको यह समझना है कि अंदर लेने की जो क्रिया होती है श्वास, उसको हम लोग बोलते हैं निःश्वासन, और बाहर छोड़ने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं निःश्वासन। दोनों क्या रखना है? देखिए, अंदर लेने वाला को बोलते हैं निःश्वासन और बाहर निकालना यानी बाहर जो छोड़ते हैं उसको बोलते हैं निःश्वासन। अगर बात करेंगे यही इंग्लिश में क्या होता है, तो लेते वक्त देखिए उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन और छोड़ते वक्त बोलते हैं उसको एक्सपायरेशन। दोनों इंग्लिश वाला भी ध्यान समझिए, इंग्लिश वाला तो आराम समझ में आ जाएगा, पर हिंदी वाला को ध्यान समझिएगा। केवल यहाँ पर देखिए अंदर लेते वक्त यहाँ पर दो बिंदु नहीं है और यहाँ पर देखिए दो बिंदु है, यानी इसको विसर्ग बोला जाता है। ठीक है, तो अंदर लेने वाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन, और बाहर छोड़ने या बाहर निकालने वाली जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन यानी निःश्वासन। ठीक है, और यहाँ पर निःश्वासन। अब ध्यान समझिएगा, जब हम लोग श्वास लेते हैं तो हम लोग कितना ऑक्सीजन, कितना नाइट्रोजन, कितना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो वायुमंडल में जितने भी जो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो सारा का सारा लेते हैं। समझिएगा, अगर वायुमंडल में बोलेंगे नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है तो 78% होती है, तो श्वास के माध्यम से हम लोग 78% ही हम लोग प्रवेश कराते हैं। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा कि नाइट्रोजन जो है वो 78% प्रवेश कराते हैं हम लोग शरीर के अंदर। अगर बात करेंगे ऑक्सीजन कितना, तो ऑक्सीजन पूरा वायुमंडल में कितना मिलता है? तो 21% मिलता है, तो उसको 21% लेते हैं। अगर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, तो याद रखिएगा 0.03% वायुमंडल में मिलता है, तो जितना मिलता है वायुमंडल में उतना ही हम लोग प्रवेश कराते हैं। तो अंदर लेने की क्रिया में तो आराम समझ में आएगा, लेकिन बाहर निकालने वाले क्रिया भी आराम से होगा। बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा आपको समझना है। क्या समझना है कि अंदर लेते हुए वायुमंडल में जितना नाइट्रोजन मिला वो ले लिए, जितना ऑक्सीजन मिला वो ले लिए, और जितना आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिला वो ले लिए। आप देखिए छोड़ते वक्त हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गोलमाल होता है कि बाहर निकालते वक्त N2 जितना लिए थे उतना ही छोड़े, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन जितना लिए थे उसमें हेरफेर हुआ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुआ कि ऑक्सीजन लिए थे कितना 21%, छोड़ रहे हैं कितना 17%। लिए थे कितना 21%, छोड़ रहे हैं कितना 71%, तो बचा हुआ कहाँ गया? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ गई। लिए थे कितना 0.03%, छोड़ रहे हैं कितना 4%। ये लगभग में 4% है, जब फिक्स वैल्यू होता है 4.6%, आपको कहीं कहीं 4.6% मिलेगा तो उसको मार दीजिएगा। तो हमने इसको समझने के लिए 4% लिखा। अब ध्यान समझिएगा, इंस्पायरेशन यानी आपको CO2 अंदर लेते वक्त कितना लेते हैं 0.3%, छोड़ते वक्त कितना बोलते हैं 4%। आपको ये समझ में आ गया होगा कि बाहर अंदर लेते वक्त कितना होता है, बाहर निकालते वक्त कितना छोड़ते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को कितने लेते वक्त कितने में लिए थे कितना परसेंट, और छोड़ते हैं कितना परसेंट। लिए थे कितना परसेंट, छोड़ते हैं कितना परसेंट। याद लिए थे 0.03%, छोड़े कितना 4% या फिर 4.6%। ये आपको ध्यान में रखना है। हेरफेर किसमें हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। कि नाइट्रोजन में भी हुआ? नहीं, नाइट्रोजन में भी नहीं, किसमें हुआ? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में हेरफेर हुआ। आगे ध्यान समझिए, ब्रीथिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं सोशल मार्ग क्या होता है। सोशल मार्ग हम लोग उसको कहते हैं वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है, वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे हम लोग सोशल मार्ग कहते हैं। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि वायु जिस ओर से हम लोग का शरीर में प्रवेश करती है, जिस अंग से होते हुए प्रवेश करती है, उसको हम लोग श्वसन मार्ग कहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी चीज आप खा, जो भी डाइजेस्ट में भी आपको हम बता दिए हैं कि कोई भी चीज खाते हैं तो उसका भी एक मार्ग होता है। ऐसा नहीं कि हम कहीं हम मुंह में खाएं और वो नाक के माध्यम से वो डाइजेस्ट होगा, ये क्या हो सकता है? नहीं, सबका क्या होता है अपना अपना रास्ता होता है, अपना अपना मार्ग होता है जिससे होकर वो अपना काम पूरा करता है। तो ध्यान समझिएगा, श्वसन मार्ग क्या है? वायु जिस मार्ग से अनुसरण करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं। अब ध्यान समझिएगा, श्वसन मार्ग ध्यान समझिएगा क्या क्या होता है। सबसे पहले ध्यान समझिएगा कि श्वसन मार्ग में सबसे पहले जो होता है नाक छिद्र आता है। ठीक है, क्या होता है? नासा छिद्र आता है। नासा छिद्र कहने का मतलब है ये मेरा क्या है, ये मेरा नाक दिखाई दे रहा है आपको, नाक में दो छिद्र दिखाई दे रहे हैं, दो छेद है। नाक एक ही है, छेद कोई को है, दो को है। अब दोनों छेद में ध्यान समझिएगा कि दोनों छेद में देखिएगा बाल रहता है। बाल रहता है, क्यों रहता है? ऑब्वियसली रहता है, सबका रहता है, ऐसा कोई नहीं। आप ध्यान समझिए उसका काम क्या होता है। देखिए पहला जो अंग हुआ श्वसन मार्ग का पहला अंग क्या हो गया? वो हो गया आपका नाक छिद्र, नासा छिद्र। उसमें क्या है? बाल होता है। अब ध्यान समझिएगा उसके बाद क्या होता है? नासा कपाट, जो ये हड्डी वाला भाग होता है ना, नासा कपाट होता है। अब देखिए दोनों का क्या होता है, हम उसको थोड़ा समझा देते हैं। ध्यान समझिएगा, जब हम लोग श्वास लेते हैं, जब हम लोग
वायुमंडल से हवा को प्रवेश कराते हैं, उस समय वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण से मिक्स होता है क्या, तो हवा होता है कि नहीं होता है। अब ध्यान समझिए, जब हम श्वास लेते हैं उस समय मेरा वो धूल कण भी प्रवेश करता है उस हवा के साथ, तो हवा के साथ जब धूल कण प्रवेश करता है तो उस धूल कण को रोकने के लिए जो नासा छिद्र में जो बड़ी बड़ी धूल कण होती है, जिसको नासा छिद्र में उसको रोकने के लिए बाल भगवान ने दे दिए, ठीक है। उस बाल से क्या होता है कि जो बड़े बड़े धूल कण होते हैं, बड़े मतलब आप बोलेगा कि क्या पत्थर जैसा, नहीं, मतलब मीडियम, जो हम लोग देख नहीं पाते, खुली आंखों से देख नहीं पाते हैं, वो हम लोग का नाक में प्रवेश करता है, ठीक है। अब देखिए वो प्रवेश करेगा, उसको रोकने के लिए जो होता है ना वो बाल होता है, लेकिन बाल भी जो है नाक के अंदर जो बाल होता है वो भी पूरी तरह से रोक नहीं पाता। आप ध्यान समझिए, तो उसको कौन रोकता होगा, जब पूरी तरह से वो रोक नहीं पाता है तो उसके लिए जो होता है नासा कपाट होता है, और नासा कपाट में एक ग्रंथि निकलती है जिसका नाम होता है म्यूकस ग्रंथि। आप देखे होंगे नासा कपाट में कि लाइट मार के आप देखिएगा अपने नाकों को आईना में कि आपको दो को क्या दिखेगा, दो को लुड़ी देखने को मिलेगा दोनों साइड में, इस साइड लुड़ी, ध्यान से दो को देखने को मिलेगा, और वो दोनों से आपका म्यूकस ग्रंथि निकलता है। देखिएगा उस म्यूकस ग्रंथि में क्या होता है कि वो चिपचिपा पदार्थ होता है, वो चिपचिपा पदार्थ देखिएगा तो नासा कपाट में आके क्या हो जाता है, मौजूद हो जाता है, कहाँ पर, नासा कपाट में। अब ध्यान समझिए, नासा कपाट में जैसे आता है वो क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ। अब देखिए जो धूल कण नासा छिद्र में जो बाल है वो जो रोक नहीं पाया, वो कौन रोकेगा, नासा कपाट रोकेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर जाके चिपक जाता है। अब ध्यान समझिएगा, आपको लगेगा कि वो बाल जो है वो क्यों नहीं रोक पाए। अच्छा, क्या बड़े बड़े धूलकण क्या वो नासा कपाट रोक पाएगा, तो बोलेगा कि इसका बारे में हमको सबको थोड़ा सा के लिए हम समझ लेंगे, बस थोड़ा सा आप समझिएगा, ध्यान समझिए। जब आप मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो क्या आप छोटी मछली और बड़ी मछली एक ही जाल से पकड़ते हैं, तो बोले कि नहीं, छोटी मछली के लिए उसके हिसाब का जाल होता है, बड़ी मछली के लिए उसके हिसाब से जाल होता है। आप ध्यान समझिएगा, छोटी मछली को यदि बड़ी वाली जाल में पकड़िएगा तो वो छेद के वहां से पार हो जाएगा। बड़ी मछली को यदि आप छोटी मछली वाला जाल में रखिएगा तो छोटा जाल जो वो फट के खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आप उसको क्या कीजिए, आप दिमाग में लगाइए कि हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, होता है कि नहीं होता है, ऑब्वियसली होता है। तो उसी प्रकार जो होता है कि हम लोग का जो नासा छिद्र है, यानी नासा छिद्र में जो बाल है वो वैसे धूलकण को रोक पाएगा जो उनके लायक होते हैं, और जो नहीं सकते हैं उसको कौन रोकता है, तो नासा कपाट रोकता है। किसके माध्यम से, म्यूकस ग्रंथि के माध्यम से। तो आपको समझ में आ गया होगा नासा कपाट और नासा छिद्र का क्या काम है। यदि ये सब नहीं रोकता तो क्या होता है कि वो अंग के मतलब शोषण अंग के माध्यम से वो अंदर जाता है और वायु कोष्ठक में फंस जाता है। तो उसको नहीं फंसने के लिए भगवान ने बहुत अच्छे से बनाए हैं ताकि आदमी बचे। लेकिन आजकल आदमी तो क्या है कि आदमी अपने आप जो है अपना जीवन हितता के लिए कुछ भी होने से खा लेते हैं, जैसे गुटखा खाते हैं आदमी, पीने में खाते हैं, दारू पीते हैं। देखिए सबका इसमें फॉलो नहीं करते। अब ध्यान समझिए, तो पहला हो गया नासा छिद्र, दूसरा हो गया नासा कपाट। नासा कपाट का काम क्या हो गया, नासा छिद्र का काम क्या हो गया, आपको पता चल गया। अब ध्यान समझिएगा, फेरिंग्स अगला जो होता है, ध्यान समझिए। पहला जो बात हुआ, देखिए कहने का मतलब है कि आप नासा छिद्र दो हुए, उसके बाद नासा कपाट होगा। अब नासा कपाट के बाद जो आएगा वो फेरिंग्स आएगा। ध्यान, फेरिंग्स जो होता है वो आपको देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बता दिए थे कि फेरिंग्स जो होता है उसको श्वसन मार्ग के हिसाब से उसको ग्रसनी कहा जाता है, और वही डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको यानी आहार नाल में उसको ग्रासनली कहा जाता है। यानी वहां पर एक ही को अंग होता है, एक ही को पाइप होते हैं, उसी को दो नाम कहा जाता है। श्वसन के टाइम उसको ग्रसनी और खाते वक्त उसको ग्रासनली। अब उसको ध्यान में रखना है। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर जो होगा वो ग्रसनी यानी फेरिंग्स। अब ध्यान समझिए, उसके बाद जो मार्ग आता है फेरिंग्स के बाद आता है लेरिंग्स, उसके बाद आता है स्वरनली, लेरिंग्स, उसके बाद आता है देखिए ग्रसनी के बाद क्या आ गया, तो ग्रसनी के बाद क्या आ गया, तो बोलेगा कि लेरिंग्स यानी आपका आ गया स्वरनली। स्वरनली के बाद क्या, देखिए ये वाला क्या समझिएगा कि ध्यान देखिए, ये हो गया नासा छिद्र, उसके बाद नासा कपाट, उसके बाद जो बड़ा सा हॉलो देता है उसको बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं, ग्रसनी। उसके बाद जो भाग होता है ये वाला भाग, इसको बोलते हैं स्वरनली। क्या बोलते हैं उसको, स्वरनली। आप ध्यान रखिए, स्वरनली का दबाइएगा तो मरिएगा नहीं, आपका डेथ नहीं होगा। बहुत अधिक तक दबाइएगा तो वो डेथ हो सकती है, अलग बात है, क्योंकि हवा नहीं घुस पाएगा। आप ध्यान समझिएगा, यहाँ दबाने से नहीं मरता है आदमी, यहाँ दबाने से उसका आवाज, उसका स्वर जो है, उसका आवाज ध्वनि जो है वो आवाज उसका इधर उधर हो सकता है, मतलब मोटा धीरे हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो मरने वाले नहीं है, क्योंकि वहां पर जो है कितना जोर से दबाएगा आवाज उसका क्या है, क्योंकि स्वर में आपका डिफरेंट देखने को मिलेगा, बस वही काम होता है। तो स्वर नली को किसी को दबा दीजिएगा तो मारेगा नहीं, वो कल बेहोश होगा।
ठीक है। लेकिन अगर हम आपको बता देंगे जब आपको कंकाल पढ़ाएंगे तो उसमें जो है कौन सा ऐसा हड्डी है जिसको टच होने से आप डेथ हो जाता है, फांसी आदमी कैसे लेते वो भी आपको हम समझा देने वाले हैं, पर आप लोग नहीं लेना है, आपको नहीं लेना है फांसी। अब ध्यान समझिए, ध्यान समझिएगा। उसके बाद क्या है, स्वर तंत्र का समझ में आ गया, ग्रसने के बाद स्वर तंत्र हो गया। उसके बाद जो होता है वो ट्रिकिया होता है। अब ट्रिकिया के माध्यम से ही देखिए जितने भी सरीसृप होते हैं, कीड़ा मकोड़े होते हैं, वो श्वास लेते हैं। श्वसन अंग उन लोग का कौन सा हो गया, ट्रिकिया हो गया। अब देखिए स्वर नली के बाद होता है ट्रिकिया, स्वर नली हो गया, उसके बाद ट्रिकिया होता है। क्या होता है, ट्रिकिया। अब ट्रिकिया के बाद होता है ट्रिकिया, याद रखिएगा, ट्रिकिया हो गया। अब ट्रिकिया के बाद होता है ब्रोंकियोलिस। ध्यान समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम इस फिगर को समझिएगा, इस फिगर में हम समझाने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से ध्यान रखिएगा कि यहाँ तक हम लोग का काम हो गया था। नासा देखिए, हम तो मुंह तो फेस बनाने भेजा नहीं, आप इसको इसी में समझना है। देखिए सबसे पहले हम क्या बताएं, नासा छिद्र बताएं, नासा कपड़। देखिए नासा छिद्र के बाद क्या आएगा, नासा कपड़ आएगा, नासा कपड़ के बाद क्या आएगा, फेरिंग्स आएगा, फिर लेरिंगस आएगा, और उसके बाद जो आया यहाँ पर क्या आ गया, ट्रिकिया। क्या आ गया, ट्रिकिया। ठीक है, क्या आ गया, ट्रिकिया। आप ध्यान समझिएगा, एक चीज समझिएगा कि स्वर नली जो होता है वो स्वर नली, यदि मान के चलिए कि स्वर नली में क्या होता है, एक सी टाइप का कार्टिलेज उसमें होता है स्वर नली में। अब स्वर नली और ट्रिकिया में किस प्रकार का होता है, तो आपका कार्टिलेज का बना होता है सी टाइप का, सी आकार का होता है। आप ध्यान समझिएगा वो क्यों होता है, उसको भी आपको समझाते हैं। आप देखे होंगे मटर देखे होंगे जिसमें हम लोग पानी उठाते हैं खेत में आलू पटाने के लिए, आलू को पानी देने के लिए, या फिर गेहूं को करने के लिए, धान को पटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोटर चलाते हैं। आप ध्यान समझिए, मटर का दो गो पाइप होता है, एक होता है जहां से पानी को खींचते हैं मटर तक लाने के लिए, वहां से एक पाइप होता है, और एक पाइप क्या होता है कि मटर के बाद अपना खेतों में ले जाने के लिए एक पाइप होता है। तो दो पाइप है। अब दोनों पाइप को आप कॉमन कीजिएगा, देखिएगा दोनों पाइप का काम क्या होता है कि देखिए, अगर आप इधर वाला पाइप की बात करेंगे, मोटर से पहले, मोटर से बाद वाला, मतलब मोटर तक पानी आने के बाद वाला जो पाइप होता है, जो पतली वाली जो सफेद होती है, वो पाइप जो होता है वो क्या होता है कि जितना देर तक पानी चलेगा उतना देर तक पाइप खुला हुआ रहेगा, और जैसे ही उसमें क्या होगा कि पानी चलना बंद हो जाएगा, पानी क्या होता है उसमें सड़ जाता है, वो क्या होता है, चिपक जाता है। उसी प्रकार अगर यदि हम लोग का शरीर में यदि ये कार्टिलेज का जो सियाकार का यदि आकृति नहीं बना हुआ रहता, तो वो क्या होता है, हम लोग का पाइप भी क्या था आपस में चिपक जाता। जब चिपक जाता ना, तो श्वास लेते हैं, वो श्वास जो है वो जो श्वास लेते हैं हम, वो श्वास जो हवा जो हमारे प्रवेश करता है वो हवा हम लोग के अंदर नहीं घुस पाता। ये आपको समझना चाहिए। अब वही चीज देखिए मोटर का पीछे वाला भाग का बात कीजिएगा, जहाँ से पानी मोटर तक पहुंचता है, उसका देखिए उसका जो आकार होता है कभी बदलता नहीं, वो जितना मोटा है उतना ही मोटा रहता है। ना ही उसको दबाइएगा तो दबेगा, ना ही कुछ दबाइएगा तो थोड़ा सा दबेगा, फिर उसके पूरा नहीं दबेगा। तो कहने का मतलब है कि मोटर का जो पीछे वाला पाइप होता है, यानी आगे वाला पाइप जिधर से पानी मतलब कुआं हो या नदी हो जहाँ से पानी आप उठाते हैं, वहां वाला जो पाइप होता है जहाँ तक मोटर तक पहुंचता है जिस पाइप को, उस पाइप का जो आकार होता है सेम हम लोग का जो यहाँ पर ये लेरिंग्स और जो ट्रिकिया होता है उस जैसा होता है, वैसी ही होती है। क्या है, होती है, क्योंकि वहां यदि अगर आपका पानी यदि वहां पर उठना मतलब हम लोग के यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर यदि आपको चिपक गया ना तो हवा प्रवेश नहीं कर पाएगा, और हवा नहीं कर पाएगा तो शरीर में ब्लड आपका चलेगा नहीं, और ब्लड जब दौड़ेगा नहीं तो शरीर क्या हो जाएगा, हीट के बजाय ठंडा हो जाएगा, और जब हीट के बजाय ठंडा हो जाएगा तो आप सोचिए कि हम इस दुनिया में नहीं रहे। अब आगे देखिएगा, आपको एग्जांपल सामने आ गया, अब ध्यान समझिए। अब देखिए उसके बाद क्या हो गया, ट्रिकिया। अब देखिए ट्रिकिया ही से ही क्या लेता है, ये आपका जो सरीसृप होते हैं, जो कीड़ा मकोड़ा होते हैं, वो सांस लेते हैं ट्रिकिया से। अब देखिए ये जो भाग हो गया वो क्या हो गया, ट्रिकिया। अब देखिए ट्रिकिया ये भाग हो गया। अब देखिए श्वसन मतलब सांस लेने का काम करता है फेफड़ा, ठीक है। तो देखिए ट्रिकिया हो गया। अब ट्रिकिया के माध्यम से देखिए ट्रिकिया आएगा, फिर ट्रिकिया के बाद क्या आ जाएगा, तो देखिए दो भाग में टूट जाता है ट्रिकिया, पूरा का पूरा क्या, ये पूरा का पूरा ट्रिकिया। आप ध्यान समझिए कि ये ट्रिकिया जो है, ये ट्रिकिया के बाद क्या आता है कि दो भाग में जैसे बटेगा, इसको बोलते हैं ब्रोंक्योले, ब्रोंकाई, क्या बोलते हैं इसको, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं इसको, लिख लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्रोंकाई, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं इसको, ब्रोंकाई। दो भाग में बांट गया, इधर आया और उधर आया, दोनों को बोलते हैं ब्रोंकाई। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, उसके बाद देखिए इसके इधर भी अंदर घुसा है, ऐसा नहीं कि नहीं घुसा है, अंदर घुसा है ना। देखिए ये वाला जो अंदर घुसा है, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं ब्रोंक्योलिस। क्या बोलते हैं इसको, ब्रोंक्योलिस। इसको भी लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए इसको बोले ट्रिकिया, उसके बाद इसको बोले हम क्या, तो इसको बोले ब्रोंकाई। इसके बाद जो अंदर की ओर पोर्शन गया है उसको बोलते हैं ब्रोंक्योलिस। उसके बाद देखिए जो आपका धब्बा धब्बा देखने को मिल रहा है, धब्बा धब्बा, ठीक है, ये जो धब्बा धब्बा देखने को मिल रहा है वो
क्या है, तो ये ध्यान रखेगा, उसको बोला जाता है एल्वेली। एल्वेली यानी वायु कोष्ठक। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा वायु कोष्ठक का काम क्या होता है, ध्यान समझिएगा। वायु कोष्ठक क्या करता है कि जो भी हम ऑक्सीजन को लेके श्वसन मार्ग के माध्यम से लेके आए और कहाँ छोड़ देते हैं हम लोग, वायु कोष्ठक में छोड़ देते हैं। और वायु कोष्ठक क्या करता है, वहीं पर जो होता है हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन को भेजता है और वहीं से हीमोग्लोबिन से लाया हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेता है और शरीर से बाहर फेंकने का काम करता है। अब ध्यान समझिएगा, वायु कोष्ठक काम आपको समझ में आ गया। अब ध्यान समझिए, यही वायु कोष्ठक बहुत दिक्कत करता है कभी कभी। कैसे दिक्कत करता है, जब कोरोना हो रहा था ना, एग्जाम्पल समझिएगा, जब कोरोना हो रहा था तो उस समय बोलता था कि आपका यदि सांस 34 सेकंड तक आप यदि नहीं रोक पाए तो आपका कोरोना होने के चांस है। तो ध्यान समझिए कि वायु कोष्ठक क्या करता है कि जैसे कि मान के चलिए कोई आपको गुटखा तिनका खा गया, देखिए गुटखा तिनका खा के बोलते हैं फेफड़ा जाम हो गया। फेफड़ा जाम नहीं होता है, जाम क्या होता है, वायु कोष्ठक होता है। क्या होता है, वायु कोष्ठक। वहाँ पर क्या होता है कि धूलकण वहाँ पर जाके क्या होता है, जाम हो जाता है। जब धूलकण जाम हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो है वहाँ पर चिपक जाता है, और चिपक जाने के बाद वहाँ पर क्या होता है, फैलता नहीं है। अब ध्यान समझिए, मान के चलिए कि यहाँ पर देखो जाल हो गया। जैसे आप देखे होंगे कि मोटर का जो आपको देखे हैं कि आपको मोटर का एग्जाम्पल देते हैं, उसी को आप समझाते हैं कि आप ध्यान समझिए कि आप पाइप को देखे होंगे, पीछे वाला जो पाइप जहाँ से पानी निकालते हैं वहाँ के जो उनका जो फुटबॉल होता है, जिसको हम लोग फुटबॉल बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, पाइप का जो होता है वो निचले वाला भाग में हम लोग जो फुटबॉल होता है जहाँ पर वो जालीनुमा होता है। अब उस जाल में यदि आपका कचरा फंस जाएगा तो वहाँ से पानी निकलेगा, बोले कि नहीं निकलेगा। तो उस कचरा को हटाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है कि उसको खोलना पड़ता है। तो उसी प्रकार का हम लोग का शरीर में जो वायु कोष्ठक होता है वो एक फुटबॉल की आकृति होती है, उस फुटबॉल की आकृति होती है। और उस फुटबॉल में यदि वो जालीनुमा होता है, उस फुटबॉल में यदि कचरा जाम हो जाएगा तो ना नीचे से पानी आएगा ना ऊपर से पानी आएगा, पानी आएगा ही नहीं, मतलब हवा ना ऊपर से नीचे आएगा नहीं नीचे से ऊपर जाएगा। तब सांस हम लोग बोलते हैं कि नीचे की ओर नहीं उतर रहा है, ऊपर की ओर उठ रहा है, मतलब आपका बोलते हैं निमोनिया होने की चांस है। तो ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर जो होता है तो कोरोना का लक्षण आपको समझ में आ गया होगा कैसे होता है कि यहाँ पर यदि जाम लग गया तो सांस आपका नीचे की ओर नहीं उतरेगा, वो ऊपर की ओर ही फेंकना शुरू करेगा, तो बोलते हैं कोरोना का लक्षण हो रहा है। ऐसा ध्यान समझिएगा, यही इसका मेन फंक्शन होता है। अब ध्यान समझिए, ये जंग से आपको बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि डॉक्टर घर के जाते हैं और उसको क्या करते हैं कि एक पाइप होता है, देखिए 2 प्रकार का मरीज होता है, उसको हम समझा देंगे बाद में, बस अभी इतना ही समझिए। अब इतना समझ में आ गया। अब ध्यान समझिए, यहाँ तो हीमोग्लोबिन ले लेता है इसको, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को जैसे हीमोग्लोबिन ले लेता है, जैसे हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को जैसे लेता है वो हीमोग्लोबिन पूरा शरीर में चला जाता है, और पूरा शरीर में क्या होता है कि पूरा शरीर दौड़ता है, और पूरा शरीर जितना देर तक दौड़ेगा उतना देर तक तो हीट रहेगा, आपको बता दिए थे। और जैसे दौड़ना बंद कर देगा आपका शरीर ठंडा हो जाता है। तो देखिए वो शरीर में पूरा अनेक कोशिकाओं, मतलब जितने भी कोशिकाएं शरीर के अंदर, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने को जो काम करता है कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। और क्या कोशिकाओं में वो क्या ये आपको एनर्जी मिलता है, नहीं, कोशिकाओं के अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। उस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि वहां पर क्या होता है कि ऑक्सीजन वहां जाके क्या होता है वहां समाप्त होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलता है जिसका नाम होता है क्रेब्स चक्र। क्या होता है, क्रेब्स चक्र। उस क्रेब्स चक्र के माध्यम से वहां पर क्या होता है कि ग्लूकोज का निर्माण होता है, और वहीं से CO2 का भी निर्माण होता है। तो ग्लूकोज को बनना और कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, ये कैटाबोलिक की क्रिया होती है। कैसे होते हैं ध्यान समझिएगा, इसलिए होती है क्योंकि देखिए जब ऑक्सीजन जाता है तो उसमें ऑक्सीजन आपका देखिए ग्लूकोज में भी निर्माण होता है, और वहीं से आपको क्रेब्स चक्र के माध्यम से वो कार्बन डाइऑक्साइड में भी टूट जाता है। तो ये टूटने की जो क्रिया होती है ऑक्सीजन, यही हम लोग क्या होता है याद रखिएगा, कैटाबोलिक की क्रिया होती है। अब ध्यान समझिए, और वही जो कार्बन डाइऑक्साइड में जैसे टूटता है उसको फिर हीमोग्लोबिन क्या करता है कि फिर से हीमोग्लोबिन उस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है और फिर उसको लेके आता है कहाँ तक, फेफड़ाओं के पास, वायु कोष्ठक के पास। फिर वायु कोष्ठक उस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और उसको बाहर छोड़ने का काम करता है। आपको समझ में आ गया। तो ध्यान समझिए, इधर से लेते वक्त ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते वक्त क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ना कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन आने के बाद वो जैसे ही पूरा शरीर में चला जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से वो क्रेब्स चक्र के माध्यम से वहां पर क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकने का काम करता है, जो वो अपशिष्ट पदार्थ है हम लोग का शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता है। ठीक है, आपको इतना पता चल गया। अब ध्यान समझिए, जिस कोशिका उसी का समझ में आ गया। अब ध्यान समझिए, थोड़ा सा आपको ध्यान समझना सबसे जरूरी है कि ध्यान समझिए कि आप ऑक्सीजन मतलब आप जो हवा जो लेते हैं वो फेफड़ा के माध्यम से लेते हैं। किसके माध्यम से लेते हैं, फेफड़ा के माध्यम लिए फेफड़ा से श्वसन अंग जो हम लोग का फेफड़ा है, जो फेफड़ा के माध्यम से लेते हैं। लेकिन क्या फेफड़ा ही उसको बाहर फेंकने का काम करते हैं कि नहीं, वो नहीं करता है। कौन करता है तब,
ध्यान समझिएगा। उसके लिए जो होता है डायफ्राम होता है। देखिए नीचे से देखिए लिखा हुआ ये डायफ्राम है। क्या है? डायफ्राम है जस्ट फेफड़ा के नीचे होता है और फेफड़ा से टच हुआ होता है थोड़ा सा। अब देखिए क्या है? डायफ्राम है। क्या है? डायफ्राम है। और डायफ्राम का आकार देखिए किस तरह का आकार है, ठीक है, कर्व जैसा है, ध्यान समझिएगा, ठीक है, कर्व जैसा है। क्या नाम होता है? डायफ्राम। ये जो डायफ्राम जो बना होता है ना, ये कार्टिलेज का बना होता है, मीट का बना होता है। ये भी जो सियाकर का जो बोले थे, जो ट्रिकिया में जो सियाकर का दिखाई दे रहा है, ये भी कार्टिलेज का बना होता है। अब देखिए ये भी जो होता है किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है, मीट का बना होता है। मोटा मीट जो होता है वो मिक्स हो जाता है और उसका बना होता है। ये स्प्रिंग टाइप का होता है। जैसे आप जैसे ही आप स्प्रिंग को खींचिएगा, स्प्रिंग को जैसे खींचिएगा तो वो लंबा हो जाएगा, फिर उसको छोड़ दीजिएगा तो स्प्रिंग जहाँ का वहीं आएगा। उसी प्रकार जो होता है ये डायफ्राम का काम होता है। डायफ्राम क्या होता है? जब ऑक्सीजन फेफड़ा के माध्यम से, हवा को फेफड़ा के माध्यम से लिया जाता है तो ये जो डायफ्राम है वो सीधा हो जाता है। क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है। तो ऑक्सीजन आया और फिर जब इधर से कार्बन डाइऑक्साइड जब आता है यहाँ पर तो उसको धकेलने का जो काम करता है कौन करता है? डायफ्राम। आप ध्यान समझिएगा। कोई मोटा व्यक्ति हुआ, ठीक है, कोई मोटा व्यक्ति हुआ या फिर कोई प्रेग्नेंट औरत हुआ, सबसे अधिक दिक्कत होता है प्रेग्नेंट औरत में। क्योंकि प्रेग्नेंट औरत में क्यों दिक्कत होता है? इसलिए होता है क्योंकि प्रेग्नेंट औरत का जो होता है ना, उसका डायफ्राम काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उन लोगों का जो पेट होता है ना बहुत बड़ा हो जाता है। जब बहुत बड़ा हो जाता है ना तो पेट के जो ऊपरी हिस्सा जो होता है ना, वो डायफ्राम जो होता है ना वो नीचे आता ही नहीं है, नीचे आता ही नहीं, हमेशा ऊपर ही रहता है। क्योंकि देखिए पतले आदमी में तो आराम से ऊपर नीचे होता है, लेकिन जब मोटे आदमी होते हैं ना उसका डायफ्राम नीचे आता ही नहीं, वो हमेशा ऊपर ही ढेकला हुआ होता है। तो उसका जब कौन सा अंग तक काम करता होगा बाहर निकलने का, तो उन लोग का जो होता है पसली करते हैं, पसली। और वो भी कौन सी पसली, कौन से रिब्स? तो याद रखेगा ये फ्लोटिंग रिब्स। कौन से रिब्स? फ्लोटिंग रिब्स। हम लोग का शरीर में कितने फ्लोटिंग रिब्स पाए जाते हैं? तो 2 जोड़े यानी 4 को फ्लोटिंग रिब्स पाए जाते हैं। लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में 2, ठीक है, आपको ध्यान समझिएगा। तो डायफ्राम का काम क्या होता है कि उसको बाहर निकाल। आप ध्यान समझिए। प्रेग्नेंट औरत में ये काम नहीं करते तो कौन करता है? तो रिब्स करता है। आप ध्यान समझिएगा कि कोई व्यक्ति गाड़ी में जा रहा है, कहीं मान के चलिए कहीं जा रहे रास्ता में चल रहा है, अब ध्यान से कोई दूसरा गाड़ी आके उसको एक्सीडेंट कर दिया या खुद एक्सीडेंट हो गया और अपने ही गाड़ी से एक्सीडेंट होके क्या हो जाता है कि वो आपका लग जाता है शरीर में। वो अपने गाड़ी से लगे चाहे दूसरों के गाड़ी से लगे, आपका लग जाता है शरीर में और बिना ब्लड निकले जो आपका जो होता है क्या होता है? डेथ हो जाता है। तो क्या कारण होता है कि आपका डेथ होता है? तो ध्यान समझिएगा। उस समय जो होता है आपका डायफ्राम टूट जाता है। क्या टूट जाता है? डायफ्राम। जब डायफ्राम टूट जाता है तो क्या होता है कि आपका जो है सांस तो लिए लेकिन वो बाहर नहीं छोड़ पाए। तो बाहर नहीं छोड़े मतलब सांस क्या हो गया कि अंदर ही क्या हो गया कि अंदर ही अंदर क्या हो गया, हवा पूरा भर गया, वो बाहर फेंक नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि डायफ्राम काम नहीं कर रहा है। और पतले आदमी में जो मोटे आदमी में जो होता है वो पसली नहीं काम करके वो लोग पसली टूट जाएगा यदि एक्सीडेंट होता है तो कहने, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि ये दिखता दिखेगा कि फिल्म वगैरह में भी यही होता है कि बिना ब्लड निकले दिखेगा कि वो डेथ हो जाती है। किस कारण से? डायफ्राम टूट जाता है या फिर आपका पसली टूट जाते हैं, ठीक है। मोटे आदमी के लिए पसली का कारण होगा और पतले आदमी के लिए डायफ्राम होगा। आपको डायफ्राम का और पसली का आपको काम समझ में आ गया होगा, तो इतना आपको समझ में आ गया। आप ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, ये जो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये मेरा दोहरी झिल्ली है, ठीक है, ये मेरा दोहरी झिल्ली है जो फेफड़ा को कवर करके रखी है। तो ये जो दोहरी झिल्ली है इसको क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं फुसफुस झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको? फुफ्फुस झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको? फुफ्फुस झिल्ली। और इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन। और हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस झिल्ली, सॉरी फुफ्फुस झिल्ली। तो याद रखिए ये दोहरी झिल्ली, फेफड़ा के जो बाहर जो दोहरी झिल्ली दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन यानी फुफ्फुस झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। तो इतना काम आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा कि थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। क्या समझना है? ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर समझना है, ये आपको देखिए और जितना आपको लिखना है ये आप क्या कीजिए कि इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे उसको कुछ समझाते हैं, ध्यान से। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर देखिए आपको भी बताएं हम कि क्या है कि हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन क्या करती है कि यहाँ पर जो है जो हवा आता है वायु कोष्ठक के पास, वो वायु कोष्ठक पास जैसे ऑक्सीजन आता है उस ऑक्सीजन को ग्रहण कौन करता है? तो बोलेगा कि हीलियम करता है, सॉरी हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन जो है पूरा शरीर की ओर ले जाता है, पूरा शरीर की ओर ले जाता है, प्रत्येक कोशिकाओं तक ले जाता है।
तो प्रत्येक कोशिकाओं की ओर ले जाने का काम, देखिए हीमोग्लोबिन का काम ही है कि ऑक्सीजन को ले जाना शरीर के अंदर प्रत्येक कोशिकाओं तक, और प्रत्येक कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आना और बाहर छोड़ना। इसके पास आके छोड़ देना, वायु कोष्ठक के पास आके छोड़ देना। तो हीमोग्लोबिन का काम है कि O2 को ग्रहण करना, O2 को पूरा शरीर में प्रवेश कराना, मतलब सभी कोशिकाओं तक ले जाना, और CO2 को सभी कोशिकाओं से लेके आके बाहर फेंकने का काम है हीमोग्लोबिन का। लेकिन हीमोग्लोबिन जो है बहुत चुतिया है, किसी किसी टाइम बहुत चुतियागिरी काम करता है। अब ध्यान समझिएगा कैसे, ये खचड़ा है, खचड़ा। अब ध्यान समझिए कैसे बोला जाता है, एक सलूक है, हम लोग इधर बोलते हैं कि जब भी प्यार के नाव में छेद तभी होता है जब लड़का है तो लड़का के लिए समझिएगा, लड़की है तो लड़की के लिए। प्यार के नाव में उसी दिन छेद होता है जिस दिन लड़की अपने से सुंदर लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलाती है, या फिर एक लड़का अपने से सुंदर लड़का को अपने गर्लफ्रेंड के साथ मिलाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह तात्पर्य हुआ कि यहाँ पर जो है कि O2 को तो लेने का काम करता है हीमोग्लोबिन, और CO2 को छोड़ने का काम करता है हीमोग्लोबिन। लेकिन हीमोग्लोबिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब हम लोग ठंडा के मौसम में, अधिकतर ध्यान से देखिएगा कि हम लोग घर के अंदर आग जलाते हैं और वहां पर हम लोग हाथ पांव क्या करते हैं, सेकते हैं, है कि नहीं, उसको हम लोग शरीर को हीट करने के लिए। अब ध्यान समझिए, तो उस समय जो वहां से जो धुआं निकलता है ना, वो धुआं जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। किसका होता है, कौन सा गैस होता है वो धुआं में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ध्यान समझिए इस कार्बन मोनोऑक्साइड का काम क्या होता है, ध्यान समझिए। ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ मिलता है, तो धुआं में मिलता है। अब ध्यान समझिए, ये हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये दोनों काम होता है किसका, हीमोग्लोबिन का। लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड को जैसे देखने को मिलता है ना हीमोग्लोबिन को, ये ऑक्सीजन को तुरंत छोड़ देता है। ठीक है, क्यों छोड़ देता है, क्योंकि ऑक्सीजन से अधिक प्यार करता है किससे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से। इसीलिए जब भी आप घर में यदि आप आग जलाते हैं तो उस समय कृपया करके आप बाहर में जलाया कीजिए, ताकि वो वायुमंडल में फैल जाएगा, ताकि अपने आप को उतना दिक्कत नहीं पहुंचेगा। ठीक है, अब ध्यान समझिए, आप वहां पर जला दिए तो वो थोड़ा दूर से फैलेगा, और यदि घर के अंदर जलाइएगा तो घर में कमरा कितना बड़ा होता है, 10 बाय 12 फीट का होता है, 12-10 फीट का होता है, 8-10 का होता है, ऐसे ही तो होता है कमरा, उससे तो बड़ा नहीं होता, तो कितना दूर फैल पाएगा। और जब नहीं फैल पाएगा तो धुआं तो यहीं पर रहेगा, तो उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा वो शरीर में को दिक्कत पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे शरीर के अंदर प्रवेश करता है ना, आपका चक्कर आना एहसास हो जाता है, आपका चक्कर आना एहसास हो जाता है, आपका बेहोश भी हो, वहीं पर गिर भी जा सकते हैं और बेहोश भी हो सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से अधिक प्यार किसे करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। इसीलिए आप कृपया करके क्या कीजिएगा कि आग घर के अंदर न जलाएं, उसको बाहर जलाइए और बाद में लेके आइए, और उसको आग जब पूरा उसका धुआं पूरा खत्म हो जाता है उसके बाद अंदर घुसाइए, तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं मिलेगा। चलिए, इस तरह आपको समझ में आ गया होगा ये कितना खतरा है, आपको ये पता चल गया, तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको और जानकारी लेना है। क्या जानकारी लेना है कि ध्यान से समझ लीजिएगा कि मान के चलिए यहाँ पर हम एक फिगर बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, थोड़ा देखना जरूरी है, जाना जरूरी है। मान के चलिए ये मेरा एयर वाला पाइप हुआ, कौन वाला पाइप हुआ, एयर वाला, ये वाला मान के चलिए कि फुट वाला पाइप, कौन सा पाइप हो गया, फुट वाला पाइप। यहाँ पर एक इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा वाल्व, ठीक है, किस प्रकार देखिए वाल्व देखने को मिलेगा, जिस कपाट जैसा, ठीक है, वाल्व जो देखने को मिलेगा एक वाल्व है, जिसका नाम होता है एपिग्लोटिक्स। क्या नाम होता है इसका, एपिग्लोटिक्स, याद रखिएगा, एपिग्लोटिक्स, ठीक है, क्या होता है एपिग्लोटिक्स, एपिग्लोटिक्स, इसका काम क्या होता है, ध्यान समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम इसको क्या समझाने वाले, देखिए आप देखिए, हम आपको बता दिए थे जब श्वसन अभी पढ़ा रहे थे उस समय, वो बताएं कि एक ग्रासनी और ग्रासनली एक ही चीज होती है, बस श्वसन के समय वो ग्रासनी कहलाती है और डाइजेस्ट यानी आपको आहार नाल के समय वो ग्रासनी कहलाती है, ये आपको समझा दिया। तो मान लीजिए कि वहां पर एक एपिग्लोटिस मिलती है, ध्यान समझिएगा, ये एक पाइप तो एक ही है और उसके बाद दो अलग अलग पाइप बढ़ जाता है, एयर के लिए अलग हो जाता है और फूड के लिए अलग हो जाता है। तो उसका जो नियंत्रण करता है वो एपिग्लोटिस करता है। कौन करता है उसका नियंत्रण, एपिग्लोटिस करता है। अब इसका नियंत्रण कैसे करता है, ध्यान समझिएगा।
कोई भी चीज आप कीजिएगा तो आप यदि शांत दिमाग में कर रहे हैं तो वो आराम से दिमाग में प्रवेश करता है, आराम से। आप जैसे कोई भी चीज, जैसे आप यदि आप किसी से प्यार करते हैं, किसी से आपको अधिकतर प्यार है तो आप उससे बहुत अधिक बात करते हैं तो आप उससे प्यार हो जाता है आपको, ठीक है, होता है कि नहीं होता है। आप ध्यान समझिएगा, लड़की है तो लड़का को यदि आपको चाहना, आप उसको चाहते हैं कि उस लड़का को हम मेरे कब्जे में करना है, तो हम उसको इतना इतना अच्छे से प्यार करेंगे, इतना अच्छे से उसको हम बात करेंगे कि वो मेरे बातों में वो आ जाता है। चाहे वो लड़का है और लड़की को यदि वो चाहता है तो लड़का भी कहता है कि वो लड़की को हम इतना अच्छे से बात करें कि वो लड़की मेरी हो जाए। तो उसी तरीका से यदि आप अपने पढ़ाई को यदि करना चाहते हैं बाबू, यदि आप अपने तरीका से यदि आप उसको आप दिमाग में बैठा के यदि पढ़ाई को यदि आप वैसा कर सकते हैं तो पढ़ाई भी एक बहुत आसान चीज होता है। लेकिन यदि आप पढ़ाई को यदि सोचते हैं बहुत हार्ड है तो ये आप बिल्कुल गलत समझते हैं। क्यों गलत समझते हैं? क्योंकि आप देखिए कि लड़का एक लड़की को चाहने के लिए कितना मेहनत करता है, उसको चाहने के लिए कितना उसके पीछे दौड़ता है। तो क्या आप अपने पढ़ाई के लिए, क्या आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर आपको तो दौड़ना होगा ना बाबू आपको, कि क्या हम पढ़ें, कैसे पढ़ें कि वो मेरा हो जाए। जैसे लड़का चाहता है कि वो लड़की मेरा कैसे हो जाए, तो हम उसके क्या क्या दें क्या नहीं दें, उसके पीछे रात दिन घूमेंगे तो मेरा हो जाता है। तो उसी प्रकार का क्या होता है, पढ़ाई भी एक ऐसा चीज होता है कि पढ़ाई को अपने कब्जे में करने के लिए आपको रात दिन उसके साथ मेहनत करना होगा, तभी आपका पढ़ाई आपके पास होगा, नॉलेज आपका बढ़ेगा। तो कहने का मतलब यही हुआ। आप ध्यान समझिए, यहाँ पर हम आपको क्या समझाने वाले थे, ये जो था यहाँ पर एपिग्लॉटिस का क्या, ठीक है, शरीर का पूरा नियंत्रण जो करता है कौन करता है, ब्रेन करता है। कौन करता है? मस्तिष्क करता है, पूरा शरीर का। वो हाथ हिला रहे हैं तो भी बोलेगा कि ब्रेन कहा कि हाथ हिलाओ। ब्रेन नहीं कहेगा कि मुंह लाड़ो तो मुंह हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर नीचे कर रहे हैं, ठीक है, जबड़ा को हम ऊपर नीचे कर रहे हैं। वही हम यदि बात करेंगे जीव को नचाने का बात करेंगे तो वही कहेगा। तो कहने का मतलब है शरीर का सारा काम जो होता है वो ब्रेन ही करता है। हाथ पैर को हिलाने बोलेगा, आपको बोलेगा कि नहीं कपड़ा रोको इसको दे दे करो, तो सारा काम कौन करता है? ब्रेन करता है। तो यहाँ पर जो होता है कि ब्रेन ही जो है इस एपिग्लॉटिस को काम करवाता है। कैसे काम करवाता है? जैसे कि मान चलते हैं कि यहाँ पर आप समझिएगा कि आप कहीं आप होटल में या घर में या कहीं भी आप खाना खाने बैठे हुए, ध्यान समझिएगा, अब ब्रेन जो है आपका कहीं और चल रहा है, ब्रेन आपका कहीं और चल रहा है, ठीक है, कहीं और चल रहा है। कहने का मतलब है कि कोई लड़का है तो अपने गर्लफ्रेंड को सोचता होगा, कोई लड़की है तो अपने बॉयफ्रेंड को सोचता, ये जब नहीं सोचता होगा तो इससे भी होगा कि कोई अपने घर के साथ पड़ोसियों के साथ दुश्मनी हुआ होगा तो अपने पड़ोसियों के साथ घर के अंदर बहस कर रहा होगा अपने फैमिली के साथ वो खाते खाते। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ध्यान समझिएगा, उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो एपिग्लॉटिक्स है, एपिग्लॉटिक्स का काम है कि ब्रेन को देखना कि ब्रेन इसको क्या संदेश देता है। यदि ब्रेन इसको सही संदेश देता है तो सही काम करती है, यदि ब्रेन इसको सही संदेश नहीं दिया तो ये गलत काम कर देती है। कैसे गलत काम कर देती है? इसको पता ही नहीं चलता है क्या करना है नहीं करना है। देखिए हमको भी किसी किसी टाइम यदि हमको पता नहीं चलेगा तो हमको इधर हाथ को ले जाने का था, हम इधर हाथ ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको ब्रेन मेरा जैसा ब्रेन काम करवाएगा वैसा ये काम करता है, ठीक है। अब ध्यान समझिए कि खाना यदि आप यहाँ से आ रहा है तो खाना जब यहाँ से आएगा तो ब्रेन कहता है कि खाना जा रहा है तो खाना वाला पाइप को ले जाना है, तो वो एयर वाला बंद हो जाता है। और जब हवा घुसेगा तो उसमें थोड़े वाला को बंद कर देगा और एयर वाला को ले जाएगा। ये आपको समझना है। अब ध्यान समझिए कि जब यहाँ पर खाना यहाँ पर आता है उस कंडीशन में क्या होता है कि ये एपिग्लॉटिस कभी काम नहीं करते। कब नहीं काम करते? जब ब्रेन बहुत अधिक बिजी रहता है, और बिजी जब बहुत अधिक रहता है ना उस समय ये एपिग्लॉटिस काम करना बंद करती है। काम करती है और उल्टा काम करती है, जितना करने का है वो नहीं करती, उल्टा कर देती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो है कि एपिग्लॉटिस क्या है कि एपिग्लॉटिक, ध्यान समझिएगा कि खाना खाएं हम, खाना आ रहा है तो ब्रेन कहेगा कि खाना आ रहा है, तो उसमें ये एपिग्लॉटिस इधर किधर जाएगी, एयर वाला पाइप बंद करेगी और इधर से खाना पार हो जाएगा। और जब एयर घुसाएंगे तो खाना वाला पाइप को बंद करेगी और एयर वाला में पाएंगे। लेकिन कभी कभी काम करते हैं जब वो बहुत अधिक बिजी रहती है तो वो क्या करता है कि खाना खा लेते हैं, हम बात करते हैं कहीं और, तो कंडीशन में क्या होती है कि वो जो पाइप है वो खाना वाला को बंद कर देती है और हवा वाला में खाना घुसा देती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर हवा का जो भी कण होते हैं, बहुत सारे कण होते हैं हवा के, वो कण जैसे ही देखता है कि वहाँ खाना घुस रहा है तो उसको क्या करता है कि इधर से हवा धकेलना शुरू कर देता है। और जितना देर तक धक्का, जितना देर तक नहीं निकलता उतना देर तक हिचकी होता है, और जैसे ही वो निकल के पूरा खत्म हो जाता है तो हिचकी होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रहे कि जब हम ध्यान कहीं और भटकाते हैं, अपना ब्रेन को कहीं और भटकाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है मेरा उल्टा काम कर देता है, तब मेरा हिचकी आना शुरू होता है। हम लोग बोलते हैं कि हमको कोई व्यक्ति नाम कर रहा है, कोई व्यक्ति नाम नहीं कर रहा है, आप खुद नाम कर रहे हैं और दूसरों को आप दोष दे रहे हैं। तो वही चीज होता है, ध्यान समझिएगा।
तो ये आपको पता चल गया होगा कि एयर वाला में कैसे गड़बड़ी होता है और फूड में कैसे गड़बड़ी होता है, ताकि हम लोग को हिचकी आता कैसे, तो ये आपको पता चल गया इतना। तो एपिग्लोटिस का काम क्या है कि एयर वाला पाइप को और फूड वाला पाइप को एक सही डायरेक्शन में खाना और हवा को ले जाने का काम जो करती है वो कौन करती है, एपिग्लोटिस करती है। ये आपको पता चल गया। अब ध्यान समझिएगा, ये आपको पता चल गया कि एपिग्लोटिस का काम क्या है। अब ध्यान समझिएगा कि एक जो हम लोग का अंदर की टाइडल वॉल्यूम होता है, ध्यान समझिएगा कि टाइडल वॉल्यूम उसको कहते हैं हम लोग, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम कहने का मतलब है कितना क्षमता है। एक नॉर्मल जो सांस लेते हैं हम लोग ना, उसमें हम लोग 500 ml लेते हैं। कितना लेते हैं? 500 ml लेते हैं। 500 ml कहने का मतलब हाफ लीटर जो होते हैं हम लोग हवा प्रवेश कराते हैं नॉर्मल सांस में। और वही यदि हम बोलेंगे कि मेरा कैपेसिटी पता करने के लिए हम लोग कितना लेते हैं एक बार में, जोर से सांस लेते हैं तब, तो उस कंडीशन में कितना लेते हैं, तो याद रखिए जोर से लेते हैं, ठीक है। तो जोर से लेते हैं मतलब करते हैं, तो जोर से लेते हैं उस कंडीशन में कितना लेते हैं सांस एक बार में, तो याद रखिएगा उसमें हम लेते हैं टोटल कैपेसिटी पता करने के लिए कितना लेते हैं, तो याद रखिएगा कि उसमें लेते हैं हम 6000 ml। कितना लेते हैं? 6000 ml, यानी 6 लीटर के बराबर लेते हैं। कितना लेते हैं? 6 लीटर, ठीक है। अब ध्यान समझिए कि हम नॉर्मल सांस कितना लिए 500 ml, अपना कैपेसिटी पता करने के लिए एक बार में जोर से कितना ले लिए तो 6000 ml इतना होता है। आपको ये पता चल जाना चाहिए। अब ध्यान समझिएगा, ये आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि आप जब और क्या क्या बनता है, ध्यान समझिए। जब हम पर्वत पर चढ़ते हैं तो सिलेंडर लेके जाते हैं गैस का, तो सिलेंडर में कौन कौन सा गैस का मिक्सचर होता है, याद रखिएगा। जब हम पर्वत में जाते हैं, जब हम पर्वत पर चढ़ते हैं, याद रखिए जब हम पर्वत पर चढ़ते हैं तो उस समय जो मेरा गैस होता है वो होता है आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण। क्या होता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण। जब हम समुद्र में जाते हैं, कहाँ पर? समुद्र में जाते हैं, तो उस समय जो हम लोग का रहता है वो रहता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। लेकिन याद रहे ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन कब रहता है? जब वो 4 किलोमीटर की गहराई पर रहता है तब। कितना? 4 किलोमीटर की गहराई पर रहता है तब। और उसके अंदर की गहराई की ओर जाता है, 4 किलोमीटर से अधिक गहराई की ओर जाता है जब, तो उस समय जो रहता है उसके पास ऑक्सीजन और क्या, तो बोले कि हीलियम। क्या रहता है? ऑक्सीजन और हीलियम। याद रखिए 4 किलोमीटर तक वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का उपयोग करता है, और जैसे 4 किलोमीटर के अंदर जाता है ना तो उस समय ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग करता है। तो आपको पता चल गया कि पर्वत पर कोई व्यक्ति चढ़ता है तो उसके लिए कौन सा गैस लेके जाता है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर ले जाता है। और वही समुद्र में 4 किलोमीटर की गहराई तक जाता है तो कौन कौन सा गैस के उपयोग करता है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। लेकिन 4 किलोमीटर से अधिक गहराई पर जाता है तो ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग करता है। ये आपको पता चल गया। तो हम लोग का खत्म हो गया है, मतलब टॉपिक जो है खत्म हो गया है। और आप लोग को थोड़ा सा संदेश देना चाहेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे कि जब भी आप घर से निकलिएगा तो अभी जो चर्चा में है, एक बीमारी चर्चा में है, वो है आई फ्लू। आई फ्लू क्या है कि जो हम लोग पहले जो हम लोग आँख में जो देहाती भाषा में कोटो बोलते थे, क्या कोटो, वो बहुत अधिक अभी भी चर्चा में है, ठीक है। तो अपने आँखों को सुरक्षा के लिए अभी क्या कीजिए, घर से जब भी निकलिएगा तो घर से निकलने से पहले जरूर आंखों को सेफ्टी देके निकलिए। या तो आप गाड़ी में निकल रहे हैं तो हेलमेट पहनिए और उसको शीशा को उतार दीजिए, या फिर साइकिल से चल रहे हैं तो आप चश्मा लगा लीजिए, ताकि क्या होगा कि आपका आंखों को जो है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कृपा करें, कृपा करके आप जितने भी हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूर क्या करें कि अपना सेफ्टी बनाए रखें और अपने आंखों को सुरक्षा दें। विशेषकर जितना लड़का है लड़की है आपस में मिले ना। अब बोलेगा मिलना तो है पर हाथ ना मिलाएं और आंखों से आंख ना मिलाएं, ताकि अभी जो है अभी का मौसम जो है, क्योंकि बरसात का मौसम में विशेषकर होता है ये, क्योंकि वायरस उस समय अधिक फैलते हैं। तो इसलिए कृपा करके आप लोग अपने घर से निकलिएगा तो अपने सेफ्टी के साथ निकलिए। इसी के साथ हम अपनी बातों को ख़त्म करते हैं और अपने टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।